नमस्कार, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव क्लास में। हम लोग अपनी क्लास 9th के जो प्यारे बच्चे हैं उन सभी के साथ बात कर रहे हैं और कक्षा 9th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए दोस्तों हम लोग आप सभी के सामने पेश करने जा रहे हैं एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं चैप्टर का नाम पीछे लिखा हुआ है। भैया जी चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? हमारे चैप्टर का नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। और इस चैप्टर का दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर का हम लोग आप सभी के समक्ष लेक्चर नंबर 4 रख रहे हैं, है ना। तो अब तक हम लोग इस चैप्टर से संबंधित अपने तीन जो हमारे लेक्चर्स हैं उसको कंप्लीट कर चुके हैं। ये पूरा का पूरा जो अध्याय है दोस्तों आप सभी को पता है कि आपकी हिस्ट्री, इतिहास से संबंधित है। आपका जो इतिहास या फिर जो हिस्ट्री वाला भाग है वहां पर आप लोग इस चैप्टर को देखते हैं। चैप्टर का नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति और इसका लेक्चर नंबर 4 हम लोग आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हम लोग इस चैप्टर से संबंधित 3 लेक्चर्स को कर चुके हैं। तो अगर किसी बच्चे ने अब तक शुरुआत की उन 3 लेक्चर्स को नहीं देखा, आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, विनती है, अनुरोध है कि भैया पहले उन 3 लेक्चर्स को देख लीजिए ताकि आपके लिए इस सभी चैप्टरों को समझना बहुत आसान हो सके। ठीक है, समय को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करते, क्लास को शुरू करते हैं और डिस्कशन करते हैं कि हमारी आज की इस क्लास में मुख्य तौर पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हमारा ये जो पूरा का पूरा अध्याय है दोस्तों आज इस चैप्टर के अंदर समाप्त हो जाएगा, इस लेक्चर के अंदर समाप्त हो जाएगा। हम लोग यहां पर डिस्कशन करेंगे गृह युद्ध के बारे में। ये गृह युद्ध कहां पर हो रहा है दोस्तों? ये गृह युद्ध हो रहा है रूस के अंतर्गत। तो रूस के अंतर्गत ये लड़ाई क्यों हो रही है और इस लड़ाई के पीछे का कारण क्या है ये हम लोग समझेंगे। रूस के अंतर्गत समाजवादी व्यवस्था को निर्मित किया जाता है, क्यों ये समझेंगे। रूस में हम लोगों ने देखा था कि दोस्तों जो वहां का राजा था जार निकोलस, उसके जाने के बाद आप देखते हैं कि एक नया व्यक्ति आपको दिखता है कि शासन में आता है और उस व्यक्ति का नाम क्या है दोस्तों? उस व्यक्ति का नाम है व्लादिमीर लेनिन। तो लेनिन के बाद आप देखते हैं कि लेनिन की कहानी भी खत्म हो जाएगी साल 1924 में और फिर हम देखते हैं कि पूरे के पूरे रूस में एक नया नेता आता है जिसे कहा जाता है स्टालिन। स्टालिन को और उसकी सोच को कहा जाता है स्टालिनवाद। और फिर वो क्या करता है, रूस में एक नए तरीके से शासन को स्थापित करता है। ये जो रूस की क्रांति हुई थी इसका पूरी दुनिया पे क्या प्रभाव पड़ा था वो भी हम लोग अपने आज की इस क्लास में देखने को समझेंगे और इन बिंदुओं को समझेंगे। फिर इस चैप्टर से संबंधित आपके एमसीक्यू के क्वेश्चंस हुए, शॉर्ट क्वेश्चंस हुए और लॉन्ग क्वेश्चंस हुए, उनको एक एक कर हम लोग समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो दोस्तों ये हमारी आज की क्लास के सभी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे जिनको आप और हम बहुत ही अच्छे तरीके से गहराई से समझेंगे। क्लास को करें शुरू उससे पहले क्यों ना हम लोग एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि अब तक हमने लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ा है ताकि इस पूरे के पूरे चैप्टर को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो सके। तो अच्छे तरीके से हम लोग इस पूरे के पूरे चैप्टर को समझते हैं दोस्तों क्विकली। हमारा ये जो चैप्टर है इस चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? यूरोप में, है ना। आप क्या देखते हैं? समाजवाद। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि इसका नाम है और रूसी क्रांति। ठीक है जी हाँ। हमारा ये जो पूरा का पूरा अध्याय है दोस्तों आप देखते हैं कि 2 इलाकों के बारे में जानकारी आपको दे रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों? सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि ये अध्याय आपको बता रहा है यूरोप के बारे में और उसी के साथ साथ रूस के बारे में। भाई रूस के अंदर क्रांति होती है और क्रांति का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्रांति का मतलब होता है कि यहां पर विरोध किया जाता है। जो जनता है ना रूस की, वो क्या करती है दोस्तों? वो सड़कों पर आ जाती है और सड़कों पर आ जाने के बाद जो इनका शासक था उसके खिलाफ क्या करती है दोस्तों? विरोध प्रदर्शन करती है। और इसी को हम लोग रूसी क्रांति के नाम से पुकारते हैं जो साल 1917 के अंतर्गत गठित होती है। हमने इस चैप्टर की शुरुआत में मुख्य तौर पर यह देखा था कि रूस जो था वो एक प्रकार से कैसा देश था दोस्तों? यहां पर राजतंत्र हुआ करता था। जैसे दुनिया के अधिकतर देशों में आप देखते हैं कि राजा का राज होता था और रूस का जो राजा था उसको जार कहकर पुकारा जाता था। जार कह लीजिए या फिर आप इसे राजा कह लीजिए। और रूस के अंतर्गत हम देखते हैं कि एक राजा हुआ करता था जिसका नाम क्या था दोस्तों? जिसका नाम था जार निकोलस द्वितीय। ठीक है। और ये जो निकोलस द्वितीय था दोस्तों, जार निकोलस था, ये बहुत ही आप देखते हैं कि बेकार राजा था। जनता की भलाई के लिए काम नहीं करता था, जनता इससे बहुत परेशान थी, जनता की सुख सुविधा की तरफ ये बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। अब हमने ये देखा था कि रूस के अंतर्गत जो लोग थे ना वो अलग अलग विचारधाराओं को मान रहे थे, अलग अलग सोचों को रखे हुए थे। क्योंकि राजा सही तरीके से देश को नहीं चला रहा था तो आप देखते हैं कि रूस के अंदर जो लोग थे उनकी राजा को लेकर और देश में किस तरीके से परिवर्तन होना चाहिए उसको लेकर अलग अलग विचारधाराएं बन गई थी। इनमें से सबसे पहली जो विचारधारा थी दोस्तों जिसके बारे में हमने आप सभी के सामने डिस्कशन किया था उसे कहा जाता है उदारवादी।
कुछ लोग रूस के उदारवादी कहलाते थे और कुछ लोगों को हम लोग रूढ़िवादी के नाम से भी पुकारते थे। सर रूढ़िवादी किसकी दादी? अरे रूढ़िवादी, है ना। और तीसरे कहलाते थे दोस्तों, आप देखते हैं कौन? तीसरे कहलाते थे रेडिकल। ठीक है जी, जी हाँ। तो यूरोप में या फिर हम देखते हैं कि रूस के अंदर पूरा का पूरा रूसी समाज इन 3 सोच के अंतर्गत बटा हुआ था। ये जो हमारे आप देखते हैं कि उदारवादी लोग थे, ये लोकतंत्र को पसंद करते थे। इनका कहना था कि राजतंत्र को खत्म करो, लोकतंत्र को लाओ। लेकिन ये लोकतंत्र में सिर्फ पुरुषों को वोट देने की बात करते थे कि सिर्फ पुरुषों को ही वोट मिलना चाहिए। और ये मजदूरों के जो आप देखते हैं कि जो मजदूर लोग थे जिनसे बहुत ज्यादा काम कराया करते थे, उनके जीवन को बेहतर करने की डिमांड करते थे। रेडिकल लोग ये थे जो ये भी लोकतंत्र को पसंद करते थे, जो रेडिकल विचारधारा को मानते थे। और रेडिकल लोगों का कहना था कि वोट देने का अधिकार सबको मिलना चाहिए, लोकतंत्र क्या होना चाहिए, देश में पूरे तौर पर होना चाहिए और सभी को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। वहीं जो रूढ़िवादी लोग थे, भाई ये वो लोग थे जो बिल्कुल भी बदलाव नहीं चाहते थे और जो राजतंत्र को पसंद करते थे, जिनका कहना था कि जो राजा है वो बिल्कुल सही है, हम बदलाव को पसंद नहीं करेंगे। लेकिन जब उदारवादी और रेडिकल लोगों का दबाव बढ़ने लगा और फिर आप देखते हैं कि रूढ़िवादी लोग अपनी विचारधारा को पसंद करते हैं और ये फिर कहते हैं क्या दोस्तों, ये कहते हैं कि हाँ बदलाव अगर होना है तो बदलाव कर लो, लेकिन उसकी गति बहुत धीमी धीमी होनी चाहिए, है ना, बहुत तेज नहीं होना चाहिए। गति क्या होनी चाहिए दोस्तों? बहुत ही धीमी होनी चाहिए। बहुत धीमी गति से क्या करना चाहिए? बदलाव करना चाहिए। तो पूरा का पूरा जो रूस था उस पर जार निकोलस राज कर रहा था। रूस के लोगों की विचारधारा 3 ग्रुप में वो लोग बढ़ गए थे, उदारवादी, रूढ़िवादी और रेडिकल। और ये लोग पूरे देश के अंतर्गत मौजूद थे और ये राजा से परेशान थे। फिर हमने आप सभी के साथ ये देखा था कि हमारा जो रूस रहा था दोस्तों, उसकी जो आप देखते हैं कि उसका जो समाज था, है ना, उसके अंतर्गत मुख्य तौर पर जो लोग थे वो 2 बड़े काम करते हुए हमें दिख रहे थे। रूस की लगभग 85% जो जनसंख्या थी, आप देखते हैं कि वो क्या काम करा करती थी? वो मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि भूमि पर कृषि किया करती थी, यानी कि लोग खेतीबाड़ी करते थे देश की। और 15% जो जनसंख्या थी रूस की, वो आप देखते थे कि क्या करती थी दोस्तों? वो लोग मजदूर हुआ करते थे। और देश के अंतर्गत चाहे किसान हो जो खेती करते हैं या फिर मजदूर हो, उन दोनों का ही जीवन बहुत ज्यादा परेशान था। किसान लोगों के पास जमीन नहीं थी, जमींदार लोगों के पास जमीनें थी और ये जमींदार लोग राजा के द्वारा ही नियुक्त किए गए थे। तो राजा और जमींदार दोनों मिलकर किसानों को लूट रहे थे। वहीं जो 15% मजदूर थे, ये जिन फैक्ट्रियों में काम करते थे, उनको आप देखते हैं कि कोई भी उनका ध्यान नहीं रखा जाता था। उनके काम के घंटे जो थे वो तय नहीं थे, उनसे बहुत सारा काम कराया जाता था। उनको जितना मेहनताना मिलना चाहिए, जितनी उनकी सैलरी मिलनी चाहिए, उतना पैसा भी उनको नहीं मिलता था। जिस इलाके में या फिर जिस फैक्ट्री के घर में उनको रखा जाता था वो भी बहुत ज़्यादा गंदी थी। तो मजदूरों के लिए जीवन जीना, किसानों के लिए जीवन जीना बहुत ही दयनीय था। तो पूरे तौर पर रूस की जनता परेशान थी और रूस की जनता आप देखते हैं कि 3 अलग अलग समूहों में बटी हुई थी। अब इसी कालखंड में हम लोग देखते हैं कि दोस्तों ये जो यूरोप नामक हमारा महाद्वीप है, यहां पर आप देखते हैं कि एक नई सोच पैदा होती है और ये सोच फिर यूरोप से कहां पहुंचती है दोस्तों? रूस की तरफ पहुंचती है। इस सोच को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इस सोच को हम लोग समाजवाद कहते हैं। ये समाजवाद क्या है? समाजवाद मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि किसी भी देश को चलाने का तरीका है। जैसे हमने पीछे देखा था ना कि एक तो होता है राजतंत्र के राजा का राज होता है, एक होता है लोकतंत्र जिसमें लोगों का शासन होता है, देश के लोग क्या करते हैं? देश को चलाते हैं। और किसी देश को शासित करने का, चलाने का एक और तरीका है जिसे समाजवाद कहा जाता है। इन समाजवादियों का ये मानना था, जो समाजवादी विचारधारा को पसंद करते थे, कि दुनिया के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं, इन सभी समस्याओं का जो कारण है दोस्तों वो क्या है? वो है निजी संपत्ति। कि कुछ लोगों ने जो देश के संसाधन है उसको अपने कब्जे में कर लिया है, कि लोगों की जो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, इसी वजह से अमीर गरीब का अंतर हो रहा है। इसी वजह से आप देखते हैं कि लोगों के बीच में, समाज के बीच में आप देखते हैं कि धर्म के आधार पर लोग बटे हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण वजह समाजवादियों के आधार पर यह थी कि समाज में जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, निजी संपत्ति हैं, अगर इसको हटा देंगे और समाज को अगर हम वर्ग विहीन बनाएंगे कि समाज में अमीर गरीब का, ऊपर नीचे का कोई भेद नहीं होगा, तो वो देश और वो समाज बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। तो ये समाजवादियों की विचारधारा थी, जो निजी संपत्ति को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। और समाजवादियों के अंतर्गत कुछ जो इसके प्रवर्तक रहे हैं, जो समाजवाद को फैलाने वाले रहे हैं, उनका नाम था कार्ल मार्क्स, है ना।
कार्ल मार्क्स करके और उसी के साथ आप देखते हैं कि फ्रेडरिक एंगल करके ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने इस विचारधारा को बड़े तौर पर यूरोप में फैलाया। और फिर ये विचारधारा यूरोप से आप देखते हैं कि रूस पहुंचती है और रूस के लोग भी समाजवाद की तरफ आते हैं और समाजवाद को अपनाने की बात करते हैं। होता क्या है, जैसे आप सभी को पता है कि रूस के अंदर चाहे वहां के किसान हो या फिर वहां के मजदूर हो, वो सभी क्या थे दोस्तों, परेशान थे, क्योंकि मजदूर हुए या फिर किसान हुए, राजा उन सभी को क्या कर रहा था, लूट रहा था, उनके रखरखाव की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था, तो बड़े स्तर पर जनता परेशान थी। फिर आप देखते हैं कि जो मजदूर थे वो अपनी परेशानी का हल निकालने के लिए एक प्रकार से इकट्ठा होते हैं और आप देखते हैं कि सन 1905 में बहुत बड़ी संख्या में जो लोग थे वो राजा के महल के बाहर पहुंचते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे विंटर पैलेस कहा जाता है। और ये जो राजा था जो अपने विंटर पैलेस में, महल में रहा करता था, सर्दी का मौसम था, बहुत ज्यादा बर्फबारी पड़ रही थी, है ना, रूस के अंतर्गत। और आप देखते हैं कि साल 1905 में रविवार का दिन था। अब बहुत सारी संख्या में जो मजदूर लोग थे वो राजा के महल के बाहर पहुंचते हैं और राजा क्या कर देता है दोस्तों, राजा आदेश देता है इन सभी मजदूरों को मार दिया जाए। और बड़ी संख्या में आप देखते हैं कि 1000 से भी ज्यादा लोगों को, जो मजदूर थे, जो अपनी समस्याओं का निवारण करने के लिए आए थे, उनको राजा के द्वारा मरवा दिया जाता है। क्योंकि ये घटना रविवार के दिन हुई थी और इसमें बहुत ज्यादा आप देखते हैं कि खून बहा था, इसीलिए इस घटना को किस नाम से पुकारा जाता है, खूनी रविवार भी कहा जाता है। अब जब देश में ये घटना घट गई, जब देश में राजा के पास लोग अपनी समस्याएं लेकर आए, तो राजा ने जब उनको मार दिया, तो इसके बाद बड़े तौर पर आप देखते हैं कि राजा का विरोध होता है, जार निकोलस का, और जनता ये कहती है कि ये बहुत बेकार राजा है। देश के अंतर्गत जितने भी स्टूडेंट्स थे, कॉलेज जाने वाले लोग थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, वो सभी सड़कों पर आ जाते हैं और वो राजा को, उसकी शक्तियों को रोकने की बात करते हैं। जार निकोलस कहता है कि चलो जो तुम कहना चाह रहे हो मैं मान लेता हूं, क्योंकि वो घबरा गया था। और देश में एक प्रकार से एक ड्यूमा बनाई जाती है। ड्यूमा मतलब कुछ लोगों का एक समूह बनाया जाता है जो जार निकोलस को बताता है कि कैसे देश का शासन करना है। ये ड्यूमा या फिर ये जो लोगों का समूह होता है, ये कुछ ही टाइम के लिए जार निकोलस बनाए रहने देता है और फिर 6 से 8 महीने में, 1 साल के अंतर्गत इस ड्यूमा को समाप्त कर देता है और दोबारा से देश पर शासन करता है। फिर हम देखते हैं कि रूस में दोस्तों एक बहुत बड़ी घटना होती है, और वो क्या, रूस में हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है ना। रूस में नहीं होता, पूरे यूरोप में होता है। और रूस भी क्या करता है दोस्तों, इस प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेता है। ये प्रथम विश्व युद्ध साल 1914 से साल 1918 तक चलता है ना। इस युद्ध में रूस जब शामिल होता है तो जो जार निकोलस था वो अपनी जनता से कहता है कि अगर हम लोग इस युद्ध को जीत गए तो इसमें हमारी वाहवाही होगी, पूरी दुनिया के अंतर्गत लोग मानेंगे कि रूस के लोग कितने पावरफुल हैं। तो शुरुआत में जनता उसका साथ देती है, लेकिन इस युद्ध में शामिल होने की वजह से रूस के हालात और खराब हो जाते हैं। एक तो पहले से ही खराब थे, अब जब युद्ध में जाते हैं तो युद्ध में जाने के लिए संसाधन खर्च होते हैं, हथियार खरीदने के लिए पैसा खर्च होता है, देश में टैक्स बढ़ा दिया जाता है जिससे महंगाई हो जाती है। तो प्रथम विश्व युद्ध की वजह से आप देखते हैं कि जो रूस की जनता थी वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो मांग करती है कि भैया जी जिस तरीके से हमारे देश पर ये शासन कर रहा है जार निकोलस, ये सही नहीं है। और रूस भी आप देखते हैं कि जर्मनी से और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि ऑस्ट्रिया हंगरी से हार जाता है। तो रूस की हार भी होती हुई दिखती है और इसी वजह से जो जनता थी वो अपने राजा को हटाने की पूरे तौर पर कोशिश करती है। और फिर आप देखते हैं कि दोस्तों साल आ जाता है 1917 और साल 1917 में हम देखते हैं कि फरवरी के महीने में राजा के खिलाफ क्या होता है दोस्तों, विरोध होता है, या फिर हम देखते हैं कि लोग क्रांति कर देते हैं और इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही फरवरी क्रांति के नाम से पुकारा जाता है। राजा जनता को देखकर घबरा जाता है और वो अपना पद छोड़ देता है ना। और उसी के तहत रूस के अंतर्गत मौजूद जो राजतंत्र था वो समाप्त हो जाता है। अब राजा तो चला गया, देश में फरवरी के बाद क्या होता है दोस्तों, देश को चलाने के लिए एक क्या किया जाता है, एक सरकार को बनाया जाता है। कुछ समय के लिए एक अंतरिम सरकार को चुना जाता है। ये अंतरिम सरकार क्या है कि कुछ लोग हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि कुछ समय के लिए देश को चलाओ, जब तक देश के अंतर्गत क्या नहीं होता, जब तक देश में चुनाव नहीं होता। अब इसी समय जब देश में आप देखते हैं कि अंतरिम सरकार की बात हो रही है, तो देश में कहानी में एक व्यक्ति की एंट्री होती है जिसे लेनिन कहा जाता है। ये लेनिन भाई साहब क्या करते हैं दोस्तों, वापस रूस में आते हैं, क्योंकि इसको पहले तो जार निकोलस ने हटा दिया था। और लेनिन जो मुख्य तौर पर आपको दिखता है दोस्तों, एक समाजवादी था, है ना। लेनिन समाजवादी विचारधारा को मानता था कि निजी संपत्ति को खत्म करना चाहिए। और लेनिन की एक पार्टी होती थी जिसे क्या कहा जाता था, जिसे बोल्शेविक पार्टी के नाम से पुकारा जाता था। तो लेनिन और लेनिन की पार्टी के लोग जुड़ जाते हैं और ये लोग चाहते हैं कि अब रूस में, क्योंकि राजतंत्र तो खत्म हो गया है, अब रूस में क्या किया जाए, अब रूस में समाजवादियों का शासन हो। ठीक है,
अब ये अंतरिम सरकार कुछ महीनों तक देश को चलाती है, लेकिन अक्टूबर के महीने तक आते आते आप देखते हैं कि जो बदलाव करने की उम्मीद थी ऐसा नहीं होता है। फिर आप देखते हैं कि यहां पर अंतरिम सरकार के बीच में और हमारे लेनिन भाई और उसके जो बोल्शेविक पार्टी के लोग थे, इन दोनों के बीच में आप लोग देखते हैं कि झगड़ा होता है। इन दोनों के बीच में झगड़ा या फिर आप देखते हैं कि युद्ध होता है। और फिर साल 1917 में ही आप देखते हैं कि अक्टूबर के महीने में क्या हो जाता है दोस्तों, ये जो अंतरिम सरकार थी इसके जो नेता लोग थे उनको हटाने की कोशिश होती है। पहले राजा को हटाया, उसके बाद ये जो अंतरिम सरकार के लोग थे जो देश को चला रहे थे, क्योंकि ये सही तरीके से नहीं चला पा रहे थे, तो समाजवादी इन नेताओं को पकड़ते हैं। इनको क्या किया जाता है, पकड़ा जाता है और हर एक क्षेत्र पर समाजवादी कब्जा कर लेते हैं। और हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था कि मुख्य तौर पर साल 1918 आते आते तक रूस के बड़े बड़े शहरों में समाजवादी लोगों का शासन हो जाता है। तो अब तक पूरा का पूरा जो हमारा ये चैप्टर रहा था उसका निचोड़ हमने आप सभी के सामने पेश कर दिया कि रूस की क्या कहानी थी और वो किस किस तरीके से आगे चली थी, उसको हमने देखा। तो अब हम लोग ये समझेंगे दोस्तों कि जब हमने ये देख लिया कि रूस के अंदर राजतंत्र को हटा दिया गया, अंतरिम सरकार को भी हटा दिया गया, और लेनिन और उसकी जो ये समाजवादी पार्टी है, ये जो बोल्शेविक पार्टी है या फिर लेनिन की जो ये कम्युनिस्ट पार्टी है, ये अब देश के अंदर कैसे शासन को करेगी, इसको यहां से अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले एक एक कर हर एक बिंदु को आप सभी के सामने रखते हैं। हम देखते हैं कि ये जो बोल्शेविक लोग थे, बोल्शेविक का मतलब क्या है कि जो लेनिन के साथी थे, जो लेनिन के ये समाजवादी लोग थे, ये मुख्य तौर पर जमीन के पुनर्वितरण का आदेश देते हैं। ये क्या कहते हैं, लेनिन और लेनिन के जो साथी लोग थे वो जमीन को वापस बांटने की बात करते हैं, है ना। जो बहुत से लोग थे वो क्या करते थे, देखिए बहुत से जो लोग थे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल हुए थे। रूस के अंतर्गत बहुत से किसान थे, आदिवासी लोग थे, रूस के अंतर्गत जो टीचर्स थे उनको जबरदस्ती प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक बनाकर भेज दिया गया था। अब जब आप देखते हैं कि लेनिन और उसके साथियों के पास देश में पावर आ जाती है तो फिर क्या डिसाइड होता है दोस्तों, फिर लेनिन और उनके बोल्शेविक पार्टी के द्वारा ये ऑर्डर दे दिया जाता है कि हम जमीन को बांट रहे हैं, जिन लोगों के पास जमीन नहीं है आओ और जमीन ले लो। तो इस वजह से आप देखते हैं कि जो रूस की सेना थी जिसमें लोग शामिल हुए थे वो जमीन लेने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, वापस अपने अपने गांव की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। जो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की सेना तैयार हुई थी, आप देखते हैं कि क्योंकि ये अलग अलग काम कर रहे थे, जब इन्हें पता चलता है कि भाई जो हमारा काम था, हम खेती करते थे, मजदूरी करते थे, सरकार जमीन बांट रही है, तो ये वापस अपने गांव की तरफ क्या कर देते हैं, पहुंचना शुरू कर देते हैं। और रूस की जो सेना थी आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो टूटती हुई दिखती है। ठीक है, तो रूस में कुछ इस तरीके से जो रूस की सेना थी उसको तोड़ने की कोशिश बोल्शेविक लोग करते हैं, क्योंकि अगर ये रूस की सेना रहती तो लेनिन और उसके साथी पूरे रूस के ऊपर शासन नहीं कर सकते थे। तो उस सेना को तोड़ने के लिए उन्हें जमीन बांटना शुरू कर दिया। तो सैनिक जमीन लेने के लिए अपने अपने गांव भागने लगे कि भैया जमीन मिल रही है, चलो जमीन पर जमीन ले लेते हैं। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि दोस्तों कि रूस के अंदर जो गैर बोल्शेविक लोग थे या फिर लिबरल लोग थे या फिर अभिजात वर्ग के लोग थे, गैर बोल्शेविक का मतलब हुआ कि जो समाजवाद को पसंद नहीं करते थे, जो देश के अंदर लोकतंत्र को लाना चाहते थे। और उसी के साथ लिबरल लोग मतलब उदारवादी लोग जो बदलाव को लाना चाह रहे थे, जो लोकतंत्र को पसंद करते थे, वो भी क्या थे दोस्तों, वो समाजवादियों के खिलाफ। वो बड़े तौर पर क्या करते हैं, अब पूरे के पूरे साल 1917 के बाद अक्टूबर में हम लोग देखते हैं कि समाजवादियों ने कब्जा कर लिया है पूरे देश पर, और उसके बाद धीरे धीरे ये पूरे देश पर कब्जा कर लेते हैं। साल 1918 आते आते पूरा का पूरा जो देश है आप देखते हैं कि समाजवादी या फिर लेनिन के साथियों ने कब्जा कर लिया है रूस के अंदर। अब ऐसा तो नहीं होगा कि सभी लोग लेनिन को पसंद करेंगे, बहुत से लोग हैं जो लोकतंत्र को पसंद करते थे या फिर जो समाजवाद को पसंद नहीं करते थे। तो जो दुश्मन रहे थे लेनिन के, चाहे वो लिबरल लोग हों, अभिजात यानी कि जो ऊंचे वर्ग के लोग हों, अमीर लोग हों, वो सभी लोग समाजवादियों के खिलाफ आना शुरू हो जाते हैं। और इनके नेता क्या है दोस्तों, दक्षिणी रूस चले जाते हैं। तो जो रूस का, अगर आप रूस को देखें, रूस का जो सदर्न पार्ट है रूस का, आप देखते हैं कि जो दक्षिण भाग है वहां पर सारे के सारे समाजवादियों के विरोधी इकट्ठा हो जाते हैं। आप देखिए बड़ी संख्या में समाजवादी लोग रूस की तरफ दक्षिण में पहुंचने लग जाते हैं और उन्होंने वहां जाकर बोल्शेविक लोगों से, समाजवादियों से लड़ने के लिए क्या करती हैं, अपनी सेना बनाते हैं। ठीक है, तो मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि सेना बनाई जा रही है। जो भी लोग समाजवाद को पसंद नहीं करते हैं वो सभी लोग अब इकट्ठा हो जाते हैं, वो अपनी एक सेना बनाते हैं और उस सेना का नाम रखा जाता है रेड्स। क्या नाम रखा जाता है दोस्तों, रेड्स, REDES, है ना, REDS, रेड्स। रेड्स मतलब लाल। तो भैया जी इनका नाम क्या रखा जाता है दोस्तों, बोल्शेविक लोगों से, समाजवादियों से लड़ने के लिए एक ग्रुप बन जाता है जिसका नाम रेड्स रखा जाता है। फिर क्या हुआ,
फिर साल 1918 से साल 1920 के दरमियान हम देखते हैं कि जो रूसी साम्राज्य था उसके अधिकांश हिस्सों पर आप देखते हैं कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी ग्रीन्स और उसी के साथ जार समर्थक व्हाइट्स। अब देश के अंतर्गत आप देखते हैं कि 3 अलग अलग ग्रुप बनते हुए हमें दिख रहे हैं। पहला जो ग्रुप है दोस्तों वो हमने किस नाम से पुकारा? पहला ग्रुप है जिसे हम रेड्स कह रहे हैं। भैया जी ये वो लोग हैं जो मुख्य तौर पर बोल्शेविकों से लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, ठीक है। ठीक उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जार को पसंद करते हैं, जो राजा को पसंद किया करते थे, उनको व्हाइट्स कहा जाता है। और कुछ सोशलिस्ट थे यानी कि जो समाजवाद को पसंद किया करते थे, उनको ग्रीन्स कहा जा रहा है। तो रूस के अंदर आप देखते हैं कि राजा के चले जाने के बाद, अंतरिम सरकार के चले जाने के बाद जो लोग जिस विचारधारा को मानते थे उन लोगों ने अपने हिसाब से सेनाओं को बना लिया था। समाजवादी के विरोधियों को रेड्स कहा गया, जो समाजवाद को पसंद कर रहे थे उन्हें ग्रीन्स कहा गया, और जो राजा को पसंद कर रहे थे उनको आप देखते हैं कि व्हाइट्स के नाम से पुकारा जाता है। उसी समय हम देखते हैं कि जो फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और जापान था, उन नेताओं ने भी क्या करा? आप देखते हैं कि जो समाजवाद था, समाजवाद जो था दोस्तों, आप देख रहे थे कि इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे, है ना। जो समाजवाद था इन लोगों को बाहर से भी समर्थन मिल रहा था। जो लेनिन था उसको आप देखते हैं कि दूसरे देशों की तरफ से भी कहीं ना कहीं से समर्थन मिल रहा था। तो इन लोगों को आप देखते हैं कि फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान से समर्थन मिल रहा था, और इसी वजह से आप देखते हैं कि इसी वजह से जो समाजवाद था उसका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता हुआ आपको दिख रहा था। तो पूरा का पूरा जो रूस रहा था उसके अंतर्गत रूस के लोग ही एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए थे। यहां पर गृह युद्ध का मतलब क्या होता है दोस्तों? गृह युद्ध का मतलब होता है कि जब एक ही देश के अंदर जो रहने वाले लोग होते हैं वो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं और एक दूसरे को मारने काटने लग जाते हैं, तो इसी को गृह युद्ध या फिर सिविल वॉर कहा जाता है, जो आप रूस के अंतर्गत होते हुए देख रहे हैं। कुछ लोगों ने अपनी सेना बनाई जिसे व्हाइट्स कहा, कुछ लोगों ने ग्रीन्स की एक सेना बनाई जो समाजवाद को पसंद कर रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं जो समाजवादियों को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं उन्हें रेड्स के नाम से पुकारा गया। कुछ इस तरीके की कहानी होती है, और बाहर के देश भी अपने फायदे के हिसाब से इस देश के अंदर, रूस के अंदर क्या करते हैं? झगड़े को बना रहे हैं। अब जो ये व्हाइट्स लोग थे दोस्तों, व्हाइट्स लोग कौन है? आप सभी को पता है ये जो व्हाइट्स थे, व्हाइट्स कौन है दोस्तों? व्हाइट्स हैं जो राजा को समर्थन करते थे, जो जार निकोलस के साथी थे। तो ये जो व्हाइट्स थे ये निजी संपत्ति के समर्थक थे और किसानों के खिलाफ थे, है ना भाई। जार का साथी थे, है ना। जितने भी आप देख रहे हैं कि जार यानी कि जो राजा था, जो लोग जार को पसंद करते थे या फिर राजा जिस तरीके से चला रहा था या फिर जो राजतंत्र को पसंद करते थे, इनका मानना था कि ये जो निजी संपत्ति होती है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, जो हमारी प्रॉपर्टी है वो हमारी ही होनी चाहिए, सरकार प्रॉपर्टी पर अधिकार ना करे। तो बहुत से जो व्हाइट्स थे जो राजा को पसंद किया करते थे, इनका मानना था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है हमसे छीनी जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी प्रॉपर्टी हमारे पास होनी चाहिए। और जो किसानों को जमीनें दी जा रही हैं उसके भी समर्थक ये व्हाइट्स लोग नहीं हुआ करते थे। उसी के साथ आप देखते हैं कि जो गैर बोल्शेविक जनाधार था वो कम होने लगा। धीरे धीरे हम देखते हैं कि साल 1917 में अक्टूबर में जब क्रांति होती है तो बोल्शेविक लोग पूरे देश के अंदर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन बाद में आप देखते हैं कि रूस के अंदर कुछ लोग राजा के साथी होने लगते हैं, कुछ लोग समाजवादियों के खिलाफ होने लगते हैं और कुछ समाजवादी बचते हैं। तो जो समाजवादी थे या फिर जो लेनिन के साथी थे या फिर जो बोल्शेविक लोग थे, शुरुआत में जिनकी संख्या ज्यादा थी, धीरे धीरे आप देखते हैं कि उनकी संख्या आप देखते हैं कि धीरे धीरे कम होती हुई हमें दिखती है। फिर क्या हुआ भाई? साल 1920 का समय आ गया, ठीक है। साल 1917 में होती है क्रांति और फिर आप देखते हैं कि 3 साल हमें गुजरते हुए दिखते हैं। साल 1920 का समय आ गया, जनवरी के महीने की शुरुआत हो गई और इस समय जो बोल्शेविक लोग थे यानी कि जो समाजवादी थे या फिर जो लेनिन के लोग थे, वो रूसी साम्राज्य के अधिकांश हिस्सों पर नियंत्रण करते हैं। इनको समझ में आ गया था, लेनिन को, लेनिन के साथियों को समझ में आ गया था कि भैया जी ये मौका है, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। 1917 में अक्टूबर में हमने क्रांति करी, अंतरिम सरकार को हटाया, इनकी नंबर कम होने लगे थे तो इन्होंने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की और फिर आप देखते हैं कि साल 1920 तक आते आते बड़े स्तर पर जो पूरा का पूरा रूसी साम्राज्य है उस पर समाजवादी या फिर लेनिन या फिर उसके बोल्शेविक साथियों ने कब्जा करने की कोशिश की। और उसी के साथ जो गैर रूसी नागरिक थे रूस के अंदर, वो लोग थे जो रशियन भाषा को नहीं बोलते थे या फिर रशियन संस्कृति से नहीं आते थे या फिर जो मुस्लिम लोग होते थे, उनको क्या मिला दोस्तों? आप देखते हैं कि उनको सफलता मिलती शुरू हुई। इन लोगों ने क्या किया, जो ये समाजवादी लोग थे, इन्होंने मुस्लिम जदीदियों का मतलब जो मुस्लिम धर्म में उदारवाद लाना चाहते हैं, जो मुस्लिम धर्म में परिवर्तन लाना चाहते थे। रूस बहुत बड़ा था, इसके अंदर ईसाई धर्म के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग, आप देखते हैं कि बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों के लोग रहा करते थे, यहूदी भी रहा करते थे।
तो बहुत से मुसलमानों को आप देखते हैं कि समाजवादियों ने अपनी तरफ मिलाया और उसी के साथ साथ जो गैर रशियंस थे, जो रशियन भाषा को नहीं बोलते थे लेकिन रूसी साम्राज्य में थे, उनको भी अपनी तरफ मिलाया और इसके जरिए अपनी संख्या को बड़े स्तर पर समाजवादियों ने मजबूत किया। आप देखिए ये समाजवादी लेनिन के लोग हैं जो पूरे रूसी साम्राज्य को जीतने के लिए निकल पड़े हैं। फिर क्या होता है दोस्तों, तो जनवरी 1920 में लड़ाई शुरू हो जाती है। बड़े स्तर पर बड़ी बड़ी सेनाएं जो होती हैं वो रूस में पहुंचने लग जाती हैं समाजवादियों की। फिर आप देखते हैं कि जब रूसी उपनिवेशवाद बोल्शेविक के अनुयायी बन जाते हैं तो यह समर्थन कम नहीं आया। आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर जो बोल्शेविक लोग हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, वो बड़े स्तर पर रूस के अंतर्गत अपने आप को मजबूत करते हैं और रूस के अंदर हर एक इलाके तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, इन समाजवादियों का ही क्या होने लग जाता है दोस्तों, आप देखते हैं कि कब्जा होने लग जाता है। बहुत से ऐसे लोग थे जो समाजवादियों का साथ नहीं दे रहे थे, बहुत से ऐसे लोग थे जो समाजवादी विचारधारा को पसंद नहीं करते थे रूस के अंदर। तो फिर क्या किया गया दोस्तों, उनका नरसंहार किया गया, है ना। ये देखिएगा आप, लेनिन और लेनिन के साथियों ने जिन लोगों को अपनी तरफ वो नहीं ला सके, रूस में जिन लोगों को वो अपने साथ नहीं मिला सके, तो उनका नरसंहार किया गया। नरसंहार का मतलब कि उनको मार दिया गया। उनको आप देखते हैं कि सड़कों पर उनके ऊपर तोपें चला दी गई, गोलियां चला दी गई। इससे पूरे देश के अंदर आप देखते हैं कि जो स्थिति थी वो खराब होती हुई दिखती है। ठीक है, ये गृहयुद्ध चल रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो रूस के अंदर, रशिया के अंदर अगर आप लोग देखें, लेनिन वो भी रूस से है, जो लोग मर रहे हैं वो भी रूस से हैं, तो उसी को हम लोग गृहयुद्ध के तौर पर यहां पर पुकार रहे हैं। तो साल 1920 में जिन लोगों ने इसका साथ दिया तो ठीक, जिन लोगों ने नहीं दिया, जिन लोगों ने इसके खिलाफ बात की, तो आप देखते हैं कि उन लोगों को इसने क्या करना शुरू कर दिया, उनका नरसंहार करना शुरू कर दिया कि तुम असली राष्ट्रवादी नहीं हो, तुम असली देश प्रेमी नहीं हो, देश को तो हम चला रहे हैं। लेनिन और लेनिन का साथी ऐसे कह रहे थे और आप देखते हैं कि बड़े स्तर पर जो लोग लेनिन का साथ नहीं दे रहे थे तो उनको मारना शुरू कर दिया जाता है। और फिर क्या होता है दोस्तों कि दिसंबर 1922 में, साल 1922 में जो ये रूसी साम्राज्य था इसका नाम परिवर्तित कर दिया जाता है और इसको एक नया नाम दिया जाता है। इसको कहा जाता है सोवियत संघ, इंग्लिश में इसे कहते हैं यूएसएसआर। तो आप देखते हैं कि जिसे हम लोग रूसी साम्राज्य कह रहे थे, रूसी साम्राज्य का मतलब कि मुख्य तौर पर एक बहुत बड़ा इलाका जहां पर राजा का राज हुआ करता था और ये पूरा का पूरा राजा का जो इलाका था ये जीत लिया जाता है समाजवादियों के द्वारा। और समाजवादी साल 1922 में दिसंबर के महीने में देश को एक नए नाम से पुकारते हैं और एक नया नाम रखते हैं जिसे कहा जाता है सोवियत यूनियन या फिर सोवियत संघ, जिसे इंग्लिश में यूएसएसआर कहा जाता है। और इसके तहत क्या होता है, अब ये कहा जाता है कि देश के अंदर जो रूसी लोग होंगे वो ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ेंगे और गैर रूसियों को भी क्या दिया जाएगा, देश के अंदर शामिल किया जाएगा। तो बड़े स्तर पर रूस में बदलाव होता है, समाजवादी पूरे देश के ऊपर कब्जा कर चुके होते हैं, देश का नाम परिवर्तित कर दिया जाता है और रूसी साम्राज्य से अब उसको यूएसएसआर या फिर सोवियत संघ के नाम से पुकारा जाता है। और जो बोल्शेविक लोग थे दोस्तों, इन्होंने कुछ बहुत सी गलत नीतियों को भी अपनाया था, है ना। जी हाँ, आप देखें, अगर आप इनकी बातों को नहीं मान रहे थे तो ये लोग क्या कर रहे थे, उनको जान से मार रहे थे। तो बहुत सी गलत बातों को भी आप देखते हैं, बहुत से गलत तरीकों को इन समाजवादियों ने अपनाया था और जिसके जरिए बड़े स्तर पर जान और माल की हानि हम देखते हैं कि पूरे के पूरे रूस के अंतर्गत होते हुए हमें दिखती है। फिर क्या हुआ दोस्तों, अब यहां तक तो हमने देख लिया कि साल 1922 तक आते आते जो पूरा का पूरा देश था वो समाजवादियों के कब्जे में आ गया। अब देश के अंदर जो लोकतंत्र को बचाने वाले लोग थे, जो लोकतंत्र को पसंद करते थे, या फिर आपको दिखता है कि जो राजा के समर्थक करने वाले लोग थे, या तो समाजवादियों ने उनको मार दिया या फिर वो दूसरे देशों में जाकर छुप गए। ठीक है, अब पूरा का पूरा जो देश है साल 1922 तक आते आते वो किनका हो गया है, वो समाजवादियों का या फिर लेनिन का हो चुका है, बोल्शेविक लोगों का हो चुका है। अब ये जो समाजवादी लोग थे ये क्या करते हैं दोस्तों, ये देश को चलाने की एक प्रकार से आप देखते हैं कि एक नई पद्धति जिसे समाजवादी समाज का निर्माण कहा जा रहा है, ये प्रस्तुत करते हैं। ये नियोजित अर्थव्यवस्था को लेकर आते हैं। नियोजित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि अब पूरे के पूरे देश के अंदर हर एक चीज क्या होगी दोस्तों, देश की सरकार के द्वारा ही तय होगी, है ना। क्योंकि समाजवादी कहते हैं कि भैया जी निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, देश के अंदर जो भी संपत्ति है, देश की जमीन हुई, देश के कारखाने हुए, वो देश की सरकार के हैं। तो कुछ इसी तरीके से अब देश को चलाने की बात आप देखते हैं कि साल 1922 के बाद से रूस के अंतर्गत होती है। और देश में जो अधिकारी लोग थे वो अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, 5 वर्षीय योजना लाते हैं। तो साल 1922 के बाद आप देखते हैं कि पूरे तौर पर देश पे समाजवादी छा जाते हैं और फिर वो देश को मजबूत करने के लिए 5 साल का प्लान लेकर आते हैं। तो जो पहला प्लान था
वो साल 1927 से साल 1932 तक चलता है, और जो दूसरा प्लान था वो साल 1933 से साल 1938 तक चलता है। और इसमें ये फोकस किया गया था जो औद्योगिक विकास होगा उसका क्या किया जाएगा, उसको ज्यादा से ज्यादा किया जाएगा। तो देश में बड़े तौर पर क्या किया जाता है दोस्तों, कारखाने खोलने की बात की जाती है। और ये कारखाने लोग नहीं खोलेंगे, देश की जनता नहीं खोलेगी, देश की सरकार खोलेगी। देश की सरकार ही बताएगी कि किस कारखाने में क्या बनना है, कितना उत्पादन होना है और उसकी कीमत क्या होगी। हर एक चीज का निर्धारण देश की सरकार के द्वारा होगा। ये आप देखते हैं कि बात की जाती है जो देश के अंतर्गत होती है। अब आप देखते हैं कि क्योंकि रूस बड़े तौर पर आप देखते हैं कि बहुत बड़ी क्रांति से गुजरा था। रूस के अंदर बड़े तौर पर आप देखते हैं कि गृह युद्ध भी हुआ था। रेड्स, वाइट्स और ग्रीन्स जो थे, रूस के ही जो लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए थे, जो समाजवादियों का साथ नहीं दे रहे थे उनको बड़े तौर पर समाजवादियों ने मार दिया था, और जो उनका साथ नहीं दे रहे थे वो देश छोड़कर भाग गए। तो देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही डामाडोल हो गई थी, बहुत खराब हो गई थी। जब समाजवादियों ने कब्जा कर लिया तो अब उन्होंने देश को संभालने की कोशिश करी, और देश को तेजी से मजबूत करने के लिए क्या हुआ, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा काम कराना शुरू कर दिया। क्योंकि उनको लगता था कि भाई अमेरिका आगे बढ़ रहा है, जर्मनी आगे बढ़ रहा है, ब्रिटेन आगे बढ़ रहा है, ये अलग अलग देश हमसे आगे ना बढ़ जाएं। इसीलिए जो समाजवादी लोग थे, जो लेनिन था, उसने क्या कर दिया, अपने देश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग कारखानों को तो बनाया, और इन कारखानों में जो लोग थे उनसे बहुत ज्यादा मात्रा में क्या कराने लगा, काम कराना शुरू कर दिया। अब जब लोगों से ज्यादा काम कराने लगा 18-18 घंटे, तो जो मजदूरों के हालात थे वो बहुत ज्यादा खराब हो गए। जिन जगहों पर मजदूरों को रखा जाता था दोस्तों, वो भी आप देखते हैं कि वो रहने लायक नहीं थी, वो भी बहुत ज्यादा गंदी हुआ करती थी, और वहां पर भी किसी सुविधा का ध्यान नहीं दिया गया था। कई बार जो शौचालय होते हैं जहां पर ये वॉशरूम किया करते थे, है ना, आप देखते हैं कि ऐसी भी सुविधाएं नहीं दी गई थी, और लोगों को सड़क किनारे जाकर ये काम करना पड़ता था। यानी ये मजदूरों से काम करा रहे हैं 18-18 घंटे, 16-16 घंटे, जहां पर रहने दिया जा रहा है वो रहने लायक जगह नहीं है, बिस्तर सही नहीं है और टूटी फूटी जगह है। उसी के साथ साथ फैक्ट्री के अंदर या फिर जिस घर में इनको रखा जाता था, रखवाया जाता था, वहां पर आप देखते हैं कि शौचालय भी नहीं था। इनको अपनी जरूरत पूरा करने के लिए आप देखते हैं कि सड़कों पर जाना पड़ता था। तो लोग बहुत ज्यादा परेशान थे कि ये चल क्या रहा है। जो राजा था जार निकोलस, उसके समय भी यही हाल था, और जब ये समाजवादी आ गए तो देश के हालात कुछ वैसे ही बनते हुए दिखने लग जाते हैं। और कड़ाके की ठंड पड़ा करती थी रूस के अंदर, तो उस समय आप देखते हैं कि इन लोगों का जीवन बहुत ही ज्यादा दयनीय हुआ करता था, बहुत ही ज्यादा कमजोर हुआ करता था, बहुत ही अजीब इन लोगों का जीवन हुआ करता था। फिर हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, फिर हम लोग देखते हैं कि जो मजदूर थे उनके बच्चों के लिए स्कूल खोले गए, है ना। ऐसा तो नहीं है कि समाजवादी सिर्फ काम कराएंगे मजदूर से, वो अपने देश में सही में परिवर्तन करना चाह रहे थे। तो जो लेनिन था या फिर जो बोल्शेविक लोग थे या फिर जो समाजवादी लोग थे, जिन मजदूरों के द्वारा फैक्ट्री में काम किया जाता था, उनके जो बच्चे हुआ करते थे, उन बच्चों के लिए आप देखते हैं कि फैक्ट्री के आसपास ही स्कूल खोले गए थे, और यहाँ पर मजदूरों और किसानों के बच्चों को क्या किया जाता था, शिक्षा दी जाती थी। तो देश में शिक्षा को समाजवादियों के द्वारा मजबूत किया गया था। महिला जो मजदूर होती थी उनके लिए बालवाड़ियां बनाई गई थी। बालवाड़ियां कह लीजिए या फिर आंगनबाड़ियां कह लीजिए, कि जो महिला मजदूर है वो फैक्ट्री में काम कर रही है, उसके जो बच्चे हैं उनको आप देखते थे कि छोटी छोटी आप देखते थे कि आंगनबाड़ियां महिलाएं ही हुआ करती थी जो उनके बच्चों को संभाला करती थी। तो देश की सरकार ने, समाजवादियों की सरकार ने देश में शिक्षा को बेहतर करने की कोशिश की, लोगों को पढ़ाया और देश में स्वास्थ्य सुविधाएं भी दी। आंगनबाड़ी के जरिए महिलाओं को पोषक तत्व और खाने पीने की सुविधा दिया जाती थी। ठीक है, तो यहां तक तो पूरा का पूरा कालखंड रहा। हमने ये देख लिया मुख्य तौर पर कि साल 1917 में अक्टूबर के महीने में हम देखते हैं कि समाजवादी लड़ने की कोशिश करते हैं, वो जीत जाते हैं थोड़ा बहुत भाग रूस में। उसके बाद साल 1922 से वो पूरे के पूरे रूसी साम्राज्य को जीतना शुरू करते हैं, और फिर साल 1922 में हम देखते हैं कि वो समस्त रूस को जीत जाते हैं और रूस का नाम यूएसएसआर या फिर सोवियत संघ कर देते हैं। और इसके बाद इस पूरे देश पर किसका शासन चलता है? इस पूरे देश पर हम लोग देखते हैं कि दोस्तों सिर्फ और सिर्फ लेनिन का राज चल रहा होता है। क्या होता है? जो हमारा व्लादिमीर लेनिन था उसका शासन चल रहा होता है। लेकिन जैसे आप सभी को पता है कि हर एक दिन किसी ना किसी, हर एक व्यक्ति का अंत होना है, तो लेनिन भाई साहब का भी अंत होता है। और लेनिन की मौत हो जाती है कब दोस्तों? साल 1924 में। ठीक है, तो साल 1917 में क्रांति अक्टूबर में होती है, समाजवादियों के द्वारा अंतरिम सरकार को हटा दिया। उसके बाद साल 1920 में सभी समाजवादी कहते हैं कि अब बहुत हुआ, पूरे रूसी साम्राज्य पर अपन का कब्जा होगा, और वो पूरे रूसी साम्राज्य पर अपना शासन स्थापित करने की कोशिश करते हैं। 2 साल में वो पूरा रूसी साम्राज्य जीत लेते हैं, उनके जो खिलाफ लोग थे उनको मार देते हैं या फिर भगा देते हैं, और देश को नया नाम देते हैं सोवियत संघ। और फिर साल 1924 में जो पूरे देश का शासन करने वाला व्यक्ति था लेनिन, उसकी मौत हो जाती है। अब क्या होगा? अब रूस को कौन चलाएगा?
कैसे होगा रूस का शासन, क्या अब रूस के और रूस के लोगों के लिए अच्छा जीवन आ गया है, कैसा चलेगा रूस, अब यहां से हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो हम यहां पर देखते हैं कि मुख्य तौर पर साल 1924 में हमारा लेनिन मर जाता है और अब कहानी में एंट्री होती है किसकी दोस्तों, अब कहानी में एंट्री होती है जोसेफ स्टालिन की। क्या नाम है भैया जी, जोसेफ स्टालिन। तो लेनिन गया, लेनिन के बाद आप देखते हैं कि जोसेफ स्टालिन जो रूस था उसकी गद्दी पर बनता है, वहां का राजा बनता है, वहां का शासक बनता है। अब जो लेनिन था दोस्तों वो एक नए तरीके से देश को चलाने की बात करता है जिसे कहा जाता है स्टालिनवाद, है ना, जोसेफ स्टालिन। तो स्टालिन की सोच को स्टालिनवाद कहा गया है और स्टालिन का सामूहिकीकरण कि वो कैसे देश को चला रहा था वो यहां पर हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम देखते हैं कि लेनिन जो था वो नियोजित अर्थव्यवस्था को, नियोजित अर्थव्यवस्था का मतलब कि देश में हर एक चीज जो होगी वो प्लान कर होगी, यानी कि देश की सरकार ही क्या करेगी, हर चीज का प्लान बनाएगी और इसी प्लान के जरिए देश को चलाया जाएगा। और वो सामूहिकीकरण की बात करता है। सामूहिकीकरण का मतलब क्या होता है वो हम आपको आगे बताएंगे। तो लेनिन एक नए तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को चलाने की बात करता है जो सामूहिकीकरण कहलाती है। इसके तहत वो साल 1927 से साल 1928 में शहरों में जो अनाज की सप्लाई थी ना, वो आप देखते हैं कि उसकी बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। तो रूस में जनसंख्या धीरे से तेजी बढ़, रूस के अंदर जो जनसंख्या थी वो तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती है और शहरों के अंदर आप देखते हैं कि जो अनाज के खाने पीने की किल्लत थी वो हमें होते हुए दिखती है। अब जो सरकार थी वो कीमत निर्धारित कर देती है ना। सरकार क्या कहती है, देश में शहरों में जो रहने वाले लोग हैं उनको अनाज नहीं मिल रहा, वो अनाज की कमी से गुजर रहे थे। जो समय का शासक था जोसेफ स्टालिन, वो क्या करता है दोस्तों, वो कीमत तय कर देता है कि भाई इतना तो अनाज हमें बेचना होगा, है ना। ये आप कहते हैं कि कीमत तय कर दी जाती है, लेकिन जो कीमत तय की जाती है वो किसानों को हानि पहुंचा रही थी, वो किसानों को नुकसान कर रही थी। किसान जो थे उसको बेचने को तैयार नहीं थे क्योंकि जितना का सामान सरकार उनसे खरीद रही थी उससे किसानों को नुकसान हो रहा था। तो किसान इस बात से खुश नहीं थे कि भाई हमें नुकसान हो रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखिए एक नया तरीका का मॉडल यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ये उस समय का दौर था, है ना। तो साल 1927 से साल 1928 में जब देश में बड़ी तौर पर अनाज की जरूरत है और किसानों से जबरदस्ती आप देखते हैं कि कम कीमत पर अनाज खरीदा जा रहा है, उस समय स्टालिन ने पूरे देश के ऊपर शासन स्थापित कर लिया है। और उसने क्या किया दोस्तों, उसने बहुत कठोर कदम उठाए। जब भी हम लोग दुनिया के अंतर्गत सबसे ज्यादा क्रूर लोगों की बात करते हैं तो हम लोग हिटलर की बात करते हैं। जितने लोगों को हिटलर ने मारा है उससे कहीं ज्यादा स्टालिन ने लोगों को मारा है। स्टालिन ने अपने देश के अंतर्गत दोस्तों बहुत ही क्रूर शासन किया। जो लोग इसके खिलाफ बात किया करते थे उनको ये मार दिया करता था और ये दूसरे देशों पर भी अटैक करता है। आप देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो दुनिया में क्रूर लोगों में इसका नाम आना जरूरी है, जोसेफ स्टालिन का। और जोसेफ स्टालिन जब पावर में आ जाता है देश में तो वो अपने देश में कुछ नए नए कदम बनाता है जो बहुत ही खतरनाक होते हैं। सबसे पहले वो साल 1928 में ये कहता है कि उन क्षेत्रों में भेजा जाएगा जहां अनाज का उत्पादन होता है। वो अपने पार्टी के लोगों को, अपने साथी लोगों को साल 1928 में उन इलाकों में भेजता है जहां पर अनाज पैदा होता है। देश में जहां पर अनाज पैदा होता है ना, वहां पर ये अपने साथियों को भेजता है, ठीक है जी। फिर क्या हुआ, और वो क्या करते हैं दोस्तों, अनाज के संग्रहण की निगरानी करते हैं। जो जिसके साथी लोग थे स्टालिन के, वो अनाज जहां पर जमा हो रहा है उसकी निगरानी करते हैं और अनाज पर जबरदस्ती भी रखते हैं कि जितना भी किसानों ने पैदा किया उस पैदा हुए अनाज की पूरी लिखत पढ़त की जाती है और उसको जहां पर रखा जाता है उस पर पूरी निगरानी पार्टी के लोगों के द्वारा, स्टालिन के लोगों के द्वारा की जाती है। और वहीं पर कुछ लोग कुलक होते हैं। कुलक क्या है, जो धनी किसान है ना, धनी किसानों के घर पर छापे मारे जाते हैं। जो बहुत से पावरफुल किसान थे, जो अमीर किसान थे, जिन्होंने थोड़ा बहुत अपना अनाज बचाकर रख लिया था, क्योंकि समाजवादियों को यह बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई अपनी प्रॉपर्टी बचाकर रखे। हर चीज सरकार की है, हर एक चीज सरकार की होगी, सरकार आपको देगी, आप छुपाकर नहीं रख सकते, ये समाजवादी किया करते थे। तो बहुत से आप देखते हैं कि अमीर किसान थे रूस के अंतर्गत जिन्हें कुलक कहा जाता था, उन्होंने अपने अनाज को छुपाया हुआ था। तो उनके घरों पर समाजवादियों के द्वारा, स्टालिन के द्वारा आप देखते हैं कि छापे मरवाए जाते हैं और इन उपायों से क्या किया जाता है, जो अनाज की समस्या थी उसको समाप्त करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि शहर में अनाज की जरूरत थी। तो इन लोगों को लगता है स्टालिन को कि अगर हम ये तरीका अपनाएंगे तो शायद हम अनाज की कमी को खत्म कर सकते हैं, कि जिन अमीर लोगों ने, जिन धनी किसानों ने अनाज को छुपाया हुआ है उनसे लेकर हम अगर बांटें तो शायद उससे समस्या हल हो सकती है, लेकिन उससे कोई निवारण नहीं होता। आप देखिए कुलक किसान जिनके यहाँ से अनाज को जब्त किया जा रहा है, उनकी छापेमारी दिखती है।
अब धीरे धीरे ऐसी समय गुजर रहा होता है तो स्टालिन के दिमाग में एक आइडिया आता है दोस्तों, और स्टालिन का ये जो दिमाग का आइडिया था इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है सामूहिकीकरण। बड़ा ही अजीब तरीका है देश को चलाने का, देश के अंतर्गत खेती से संबंधित ये बड़ा ही अजीब सा तरीका है जो स्टालिन के द्वारा शुरू किया जाता है। आप देखते हैं कि साल 1919 के बाद से हर जो किसान होता था, है ना, साल 1917 में क्रांति होती है और उसके बाद आप देखते हैं कि साल 1919 में उसके 2 साल बाद रूस में जो हर एक किसान था उन्हें कोलखेज सामूहिक खेती पर खेती करने के लिए बाध्य किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम सही करते हैं, साल 1929 इसको मान लीजिए। ठीक है जी हाँ, हम देखते हैं कि साल 1929 के बाद से जितने भी लोग किसान हुआ करते थे रूस के अंदर, उनसे कहा जाता है कि अब आपको अगर खेती करनी होगी ना तो हमारे बताए हुए तरीके से ही खेती करनी होगी। और उस तरीके को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कोलखोज या फिर सामूहिक खेती। इसमें क्या था दोस्तों, इसमें सामूहिक खेती कराई जाती थी और जमीन और उपकरणों का स्वामित्व दे दिया जाता था कि जो कोई एक गांव है उस गांव में जितने भी लोग हैं उन सभी को मिलकर ही खेती करनी होगी। एक ही खेत में सभी गांव वाले आ जाएंगे और ये सभी लोग मिलकर वहां पर खेती करेंगे और जो राजा होगा या फिर जो सरकार होगी वो आपको उपकरण देगी। उपकरण का मतलब वो आपको औजार दे देगी, लेकिन उस पर अनाज आपको उगाना होगा। तो देखिए क्या करा जा रहा है कि किसान लोग हैं, सभी को मिलकर गांव के जो लोग हैं खेतों में काम करना होगा। जमीन का मालिक आप सरकार को ही देखेंगे, सरकारी होगी, किसानों को नहीं बनाया जा रहा, लेकिन खेती के लिए औजार सरकार दे देगी। और इसके जरिए स्टालिन का मानना था कि इसके जरिए ना हम अनाज ज्यादा उत्पादित कर सकते हैं। ठीक है, अब जो गुस्साए किसान थे भाई, जो किसान थे जिनको शुरुआत में ये वादा दिया गया था, याद होगा आपको दोस्तों साल 1917 में जो सेना में लोग शामिल थे, क्लास की शुरुआत में हमने डिस्कशन किया था, उनको जमीनें बांट दी गई थी। तो शुरुआत में तो इनको जमीनें मिल गई, लेकिन बाद में जब स्टालिन राजा बनता है, शासक बनता है, तो जमीनें छीन लेता है। वो कहता है कि भाई ऐसा नहीं होगा, किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, सबकी प्रॉपर्टी देश की प्रॉपर्टी है, सरकार की प्रॉपर्टी है, हम ही हर एक चीज पर अपना कब्जा रखेंगे। अब जब किसानों से जमीनों को छीन लिया गया और सबसे कहा जा रहा है कि सिर्फ खेती करो, तुम सब लोग खेती करोगे, जितना पैदा होगा अनाज उसमें तो थोड़ा अनाज तुम्हें दे देंगे, उसमें तुम खाओ पियो और कुछ नहीं, और सारा जो अनाज होगा अधिकतर अनाज हम रख लेंगे। इसे ही सामूहिकीकरण कहा गया था जो स्टालिन ने शुरू किया था। आप देखते हैं कि जितने भी गुस्साए किसान थे इन लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया और अपने मवेशियों को मारना शुरू कर दिया, है ना। जो किसान लोग थे वो इतने ज्यादा परेशान थे, उन्होंने कहा कि हमसे जबरदस्ती हमारी खेतों में फसलों को उगाया जाता है और जानवरों के जरिए उनको अपने खेत को क्या करना होता था, आप देखते थे कि खेत को जोता जाता था। तो अधिकतर जो किसान थे वो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने अपने जानवरों को मारना शुरू कर दिया कि जानवर ही नहीं रहेंगे तो हमसे जबरदस्ती खेती ही नहीं कराएंगे। और बड़े तौर पर लोगों ने इस सामूहिकीकरण का विरोध किया, उसको बड़े तौर पर लोगों ने विरोध किया। और जो लोग इसका विरोध करने लगे, अपने जानवरों को मारने लगे, स्टालिन ने उनको छोड़ा नहीं भाई, उनको देश से निकालना शुरू कर दिया या फिर उनको जान से मारना शुरू कर दिया। तो बड़े स्तर में लोगों ने क्या किया दोस्तों, उसका विरोध किया। और जब विरोध बढ़ता हुआ दिखा तो कुछ किसानों ने क्या किया दोस्तों, अपने खेतों पर काम करने की अनुमति उनको दे दी गई, लेकिन उनको कोई समर्थन नहीं मिला। आप देखते हैं कि बहुत से जो किसान थे वो घबरा गए थे जब उन्होंने देखा कि अगर आप स्टालिन का विरोध कर रहे हैं तो उनको मारा जा रहा है या फिर देश से बाहर भेजा जा रहा है, तो वो लोग डर गए थे। कुछ किसान सामूहिकीकरण के तहत काम करने को तैयार थे, लेकिन उतना ज्यादा उत्पादन नहीं हो रहा था जितनी ज्यादा जरूरत थी। तो जिस तकनीक को स्टालिन ने देश में इंट्रोड्यूस किया था, जिससे वो सोच रहा था कि अनाज की कमी को बेहतर किया जा सकता है, उसका परिणाम उतना अच्छे तौर पर नहीं आता है ना, और देश की जनता उससे परेशानी रहती है। और जो रिजल्ट आने की सोच थी कि भैया जब सब लोग मिलकर उत्पादन करेंगे तो बहुत ज्यादा अनाज पैदा होगा, ऐसा होता हुआ नहीं दिखता, उतना अच्छा रिजल्ट उसका आता हुआ नहीं दिखता। फिर साल 1930 से साल 1933 में हम देखते हैं कि दोस्तों फसल खराब होनी शुरू हो जाती है। पूरे रूस के इतिहास में आप देखते हैं कि ये जो समय है वो बहुत ही भयंकर अकाल वाला समय था। अकाल का मतलब कि बारिश नहीं होती है, पूरे तौर पर जो फल थे वो आप देखते हैं कि सड़ जाते हैं, पेड़ पौधे एकदम खराब हो जाते हैं, जमीन सूख जाती है, नदी का पानी समाप्त हो जाता है। तो साल 1930 से साल 1933 का जो समय है वो रूस के इतिहास में बहुत बड़ा अकाल लाता है और लगभग 40 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो अपने जीवन को समाप्त होते हुए देखते हैं, है ना। और इसी समय आप देखते हैं कि जो पार्टी थी या फिर जो लेनिन के साथी थे वो उसकी आलोचना करना शुरू कर देते हैं, है ना। और लोगों को लगता है कि ये जो समाजवाद है, जिस तरीके से हम मानते हैं, जो रूस के अंदर बड़े स्तर पर फैला था कि भाई हर एक चीज पर सरकार का कब्जा होना चाहिए
और सरकार ही हर चीज़ को तय करेगी, तो बहुत से लोगों को लगा कि भाई ये तो गलत तरीका है और जिस तरीके से हम अपने देश को चला रहे हैं शायद ये सही नहीं है। तो देश में स्टालिन के खिलाफ और समाजवाद के खिलाफ लोगों का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। अब जब लोग उसके खिलाफ आते हैं तो आप देखते हैं कि वो लोगों को मरवाना शुरू कर देता है और बड़े तौर पर अगर कोई व्यक्ति स्टालिन के खिलाफ कोई बात करता है या फिर समाजवाद के खिलाफ बात करता है तो वो उनको जेलों में डलवा देता है या फिर उनको कैंपों में डलवाता है। आपके सामने एक असली चित्र है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जिनके माता पिता को मार दिया जाता है और फिर इनको आप देखते हैं कि इनको कैंपों में रखा जाता है और फिर इनको मजदूरी के लिए तैयार किया जाता है। कुछ इस तरीके की स्थिति रूस के अंतर्गत होते हुए दिखती है। तो रूस की जनता जो क्रांति करती है बड़े तौर पर, उसका कुछ अच्छा बड़ा परिणाम आप देखते हैं कि नहीं होता। और फिर स्टालिन का क्या होता है दोस्तों, स्टालिन फिर आप देखते हैं कि 1939 में रूस जो था वो दूसरे विश्व युद्ध में घुस जाता है और फिर 1945 में आप देखते हैं कि जो दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है तो रूस उस युद्ध को जीत जाता है और इसके बाद स्टालिन कुछ और बड़े बदलाव करता है जो अच्छे नहीं होते हैं और फिर 1953 में आप देखते हैं कि स्टालिन की भी मौत हो जाती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से रूस की क्रांति रही। रूस की क्रांति के बारे में देखा, रूस के अलग अलग लोगों के बारे में पढ़ा, रूस के अंदर हमने लेनिन के बारे में देखा, स्टालिन किस तरीके से देश को चला रहा था और उसका सामूहिकीकरण किस तरीके से था उसको हमने समझा। अब यहाँ पर ये बिंदु हमारे सामने जो रखा गया है दोस्तों वो ये है कि रूसी क्रांति का पूरी दुनिया के अंतर्गत क्या प्रभाव पड़ा, इसका पूरी दुनिया पे क्या प्रभाव पड़ा वो हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो मजदूर लोग थे उनको सरकार की कल्पना क्या है दोस्तों बहुत प्रभावित हुई। रूस के अंदर क्या कहा गया था कि रूस में ये बताया गया था कि रूस में क्या लाया जाएगा दोस्तों, समाजवाद लाया जाएगा। और समाजवाद क्या है, समाजवाद ये बात करता है कि दुनिया के जितने भी मजदूर होंगे उनकी ये नुमाइंदगी करता है। समाजवाद निजी संपत्ति को तो बिल्कुल पसंद नहीं करता और समाजवाद का मानना है कि हमें तो मजदूरों को साथ लेकर चलना है। तो जब इस आधार पर रूस की क्रांति होती है साल 1917 में तो पूरी दुनिया के जो मजदूर थे और जो लोग थे वो रूस की तरफ देखते हैं कि ये तो एक नया तरीका लेकर आए हैं देश को चलाने का। अच्छा, जो यूरोप के अधिकतर समाजवादी पार्टियां थीं वो रूस की नीतियों का खुलकर समर्थन नहीं करती हैं। रूस के अंदर जिस तरीके से समाजवाद था और यूरोप के अंदर जिस तरीके से समाजवाद था वो बिल्कुल अलग था। रूस में आप देखते हैं कि वहां के शासक रहे, जैसे लेनिन अगर उसके खिलाफ जा रहे थे लोग तो उनको मार रहा था वो, ऐसे ही स्टालिन जब उसके खिलाफ कोई बात करता था तो वो उसको मारा जा रहा था। तो ये लोग आप देखते हैं कि रूस के अंदर एक इनको पावर तो मिल जाती है समाजवादियों को, लेकिन ये पूरे तौर पर आपको देखते हैं कि तानाशाह बन जाते हैं कि अगर कोई इनके खिलाफ बात करता है तो उसको वो लोग मार रहे थे। तो इसी वजह से रूस के बाहर जो यूरोप था वहां पर जो समाजवाद को पसंद करने वाले लोग थे वो रूस के अंदर जो समाजवाद था उसको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वहां पर गलत तरीके से समाजवाद को प्रैक्टिस किया जा रहा था। और देश के अंदर आप देखते हैं कि दुनिया के अंतर्गत कई देशों में कम्युनिस्ट पार्टियां बनती हैं। कम्युनिस्ट पार्टियां क्या है, ये वो लोग हैं जो समाजवाद को पसंद करते हैं, जो सोशलिज्म को पसंद करते हैं। दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है साल 1939 में और उसके बाद आप देखते हैं कि जो यूएसएसआर था, जिसे हम लोग रूस कह रहे हैं, वो समाजवाद का पर्याय बन जाता है। कि दूसरे वर्ल्ड वॉर में आपको दिखता है कि दुनिया अलग अलग तरीकों से दिखती है कि एक तरफ तो आपको दिखता है कि अमेरिका है और अलग अलग देश हैं, पश्चिम के देश हैं जो समाजवाद को पसंद नहीं करते, और दूसरी तरफ अकेला रूस हमें दिखता है या फिर सोवियत संघ हमें दिखता है। फिर हम देखते हैं कि साल 1950 के दशक तक आते आते जो पूरा का पूरा रूस रहा था या फिर यूएसएसआर रहा था वो अब पूरे मायनों में आपको दिखता है कि बदलता चला जाता है। वहां पर हालात बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थे। जिस तरीके से स्टालिन का सामूहिकीकरण था वो बिल्कुल गलत था। देश के अंदर उसने लोगों को बड़े स्तर पर मरवा दिया जो उसका विरोध कर रहे थे। साल 1939 से साल 1945 तक रूस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी शामिल था। इस वजह से भी देश के हालात बहुत ज़्यादा खराब हुए थे। रूस की जो औद्योगिक शक्ति थी, रूस के जो कारखाने थे, वो इस युद्ध की वजह से अपने संसाधनों को ख़त्म कर बैठे थे और लोगों को पूरी आज़ादी वहाँ पर नहीं मिल रही थी। तो इसी वजह से जो समाजवाद या फिर कहा जाता है कि जो बोल्शेविक लोगों ने जिस तरीके से रूस में समाजवाद को रखा था वो अपने सिद्धांतों को भूल बैठा था और इन लोगों ने अपने हिसाब से इसकी अलग व्याख्या कर दी थी और एक नए तरीके से शासन को इन लोगों ने प्रस्तुत किया था। तो पूरे तौर पर रूसी क्रांति दुनिया के सामने एक नई उम्मीद रखती है कि हाँ, शायद देश को चलाया जा सकता है समाजवाद के भी द्वारा। लेकिन जब हम इसको देखते हैं कि क्या सच में ये सही तरीके से चला पाता है तो इसका परिणाम बहुत ही अजीब सा हमें दिखता है। लेके चलते हैं आपको आगे आज की क्लास से संबंधित, इस पूरे के पूरे चैप्टर से संबंधित जो हमारे क्वेश्चंस हैं दोस्तों, उसको एक एक कर हम लोग आप सभी के सामने रखते चलते हैं। तो एक एक कर इन प्रश्नों के उत्तर आप और हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे।
सबसे पहला सवाल है कि पूंजीपति जो लोग हैं, पूंजीपति मतलब कि जो अमीर लोग हैं, है ना, जो पूंजीपति लोग हैं, ये क्या है दोस्तों, पूंजीपति के लिए मजदूर जो होता है ये सिर्फ एक मुनाफा है। ये फैक्ट्री के मालिक लोगों के लिए जो हमारे मजदूर हैं वो सिर्फ एक प्रकार से अपना फायदा है। ये किसका विचार है? ये विचार दिया गया है कार्ल मार्क्स का, और इसी ने समाजवाद को क्या करा है दोस्तों, दुनिया के अंतर्गत पैदा किया है। फादर ऑफ सोशलिज्म, समाजवाद को बढ़ाने वाला व्यक्ति कार्ल मार्क्स, जिसने समाजवाद को बढ़ाया। और उसका ये कहना था कि जो अमीर फैक्ट्री के मालिक हैं वो मजदूर को सिर्फ अपने फायदे के तरीके से देखते हैं। अगला सवाल है कि रूसी क्रांति का कौन सा परिणाम नहीं था? रूसी क्रांति में क्या चीज होते हुए हमें नहीं दिखती, ये पूछा जा रहा है। निरंकुश शासन का अंत, श्रमिक सरकार, पूंजीपतियों का अंत, या फिर आप देखते हैं कि मेनशेविकों के प्रभाव में वृद्धि। हम देखते हैं कि रूसी क्रांति का इनमें से कौन सा परिणाम नहीं है, तो जो राजा था, है ना, निरंकुश शासन, उसका अंत हुआ, या फिर श्रमिक सरकार, या फिर पूंजीपतियों का अंत। देखिए यहां पर हम लोग देखते हैं कि एक शब्द यहां पर रखा गया है, निरंकुश शासन का अंत। निरंकुश शासन का मतलब कि कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से देश का शासन कर रहा है, उस पर कोई अंकुश नहीं है। पहले हम देखते हैं कि जार निकोलस अपनी मनमर्जी से देश को चला रहा था, कोई उसको रोकने टोकने वाला नहीं था। जार निकोलस के जाने के बाद आप देखते हैं कि अंतरिम सरकार आती है, अंतरिम सरकार भी अपने तरीके से देश को चलाती है, उनको भी कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। अंतरिम सरकार के बाद जब समाजवादी आते हैं, या फिर हम देखते हैं कि जो लेनिन आता है वो भी अपनी मनमर्जी से देश को चलाता है, और लेनिन के बाद जब स्टालिन आता है तो वो भी अपने ही तरीके से देश को चलाता है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि रूस की क्रांति से श्रमिकों की सरकार बन जाती है, जी हाँ, मजदूरों की सरकार बनती है। पूंजीपति जो देश में होते हैं उनको समाप्त किया जाता है, पावर उनके पास ना होकर सरकार के पास होती है, और मेनशेविकों के प्रभाव में वृद्धि होती है। जो बोल्शेविक लोग रहे थे, समाजवादी रहे थे, उनके पास ज्यादा पावर आती है। लेकिन निरंकुश शासन मौजूद रहा था। ऐसा नहीं हुआ था कि देश कानून से चल रहा था, देश अपनी मनमर्जी से चलाया जा रहा था। अगला सवाल है कि साल 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किन स्तरों पर भिन्न थी? तो क्रांति से पहले, जो रूस की क्रांति रही थी, उससे पहले अगर हम लोग देखते हैं कि जो रूस रहा था उसकी लगभग 85% जनसंख्या खेती का काम करती थी, और जो 15% जनसंख्या थी वो उद्योगों का काम करती थी। वहीं यूरोप में ये कहानी अलग थी। यूरोप में लगभग 50% लोग खेतीबाड़ी किया करते थे, लेकिन रूस में ये 85% था। तो रूस में बड़े स्तर पर हम देखते हैं कि लोग खेतीबाड़ी कर रहे थे, और जो मजदूर लोग थे वो जो रूस के अंदर मौजूद थे उनका जीवन तो बहुत ज्यादा कठिनाईदायक था, क्योंकि उनसे बहुत लंबे समय तक काम कराया जाता था और उनको बहुत कम मजदूरी दी जाती थी। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि साल 1917 में जार का प्रशासन क्यों खत्म हुआ, है ना। फरवरी के महीने में ये जो जार निकोलस था इसको पद से हटा दिया जाता है, और आप देखते हैं कि इसकी जगह अंतरिम सरकार कुछ समय के लिए आती है ना। हम देखते हैं कि फरवरी में क्रांति शुरू होती है, जिसमें जो मजदूर लोग थे वो जमकर विरोध करते हैं। सरकार के खिलाफ लोग, जनता सड़कों पर आ जाती है। ये ऑर्डर देता है घुड़सवार लोगों को कि मार दो इन सभी लोगों को, लेकिन जो सैनिक थे वो गोली चलाने से मना कर देते हैं। इसके बाद सैनिक और मजदूर सभी इकट्ठा हो जाते हैं, और फिर वो सोवियत यानी कि ग्रुप का निर्माण करते हैं। उसके बाद जार को समझाया जाता है कि भाई जनता तुम्हारे खिलाफ है, मजदूर भी और तुम्हारे सैनिक भी, तो तुम अपना पद छोड़ दो। इसके बाद ये क्या करता है दोस्तों, मार्च के महीने में आप देखते हैं कि ये अपना पद छोड़ देता है, और इसके तहत जार का जो शासन था या फिर जो राजतंत्र था, आप देखते हैं कि वो रूस में समाप्त होता है। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि जो बोल्शेविक लोग थे उन्होंने अक्टूबर में, बोल्शेविक का मतलब जो समाजवादी लोग थे, उन्होंने अक्टूबर के फौरन बाद कौन कौन से बड़े बड़े परिवर्तन किए थे? ये रहे हमारे लेनिन भाई साहब। ठीक है, आप देखते हैं कि दोस्तों की साल 1917 में अक्टूबर के महीने में ये जो बोल्शेविक लोग थे या फिर जो समाजवादी लोग थे, ये अंतरिम सरकार को हटा देते हैं, है ना। ये जो चुनी हुई ये आपको दिखता है कि ये जो अंतरिम सरकार थी और इसके नेता लोग थे, इनको ये लोग क्या कर लेते हैं, हटा देते हैं, और लेनिन के साथ ही देश की पूरी पावर को रखते हैं। ये सबसे पहले देश में जितने भी बैंक थे उनको सरकारी बैंक बना देते हैं। उसके बाद ये घोषणा करते हैं कि जो जमीनें हैं, जो जमींदारों के पास जमीनें हैं ना, उनके पास नहीं रहेंगी, किसानों को जमीनों का मालिक बनाया जाएगा। उसी के साथ साथ ये भी कहते हैं जो शहरों में बड़े बड़े मकान हैं और उनमें जो खाली कमरे हैं, उन खाली कमरों में जो बेघर लोग हैं, जिनके पास घर नहीं है, उनको जमीन दी जाएगी। कुछ इस तरीके से आप देखते हैं कि ये बड़े बदलाव लेनिन और लेनिन के साथियों के द्वारा क्रांति के तुरंत बाद किए जाते हैं। अगला सवाल है कि रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे? तो साल 1905 में आप सभी को पता है खूनी क्रांति होती है। उससे पहले का रूस का सामाजिक और आर्थिक समाज कैसा था? तो रूस की 85% जनसंख्या खेती करती थी,
और आप देखते हैं कि वो जितना भी उत्पादन करती थी वो जमींदार के द्वारा या फिर राजा के द्वारा कब्जा कर लिया जाता था। बात मजदूरों की जाए तो उनसे 15-15, 16-16 घंटे काम कराया जाता था। उनसे जितना काम कराया जाता था उनको उतना ज्यादा पैसा नहीं दिया जाता था। रूस का जो राजा था जार निकोलस, वो पूरे तौर पर आपको दिखता है कि तानाशाह था, मन मर्जी से चलता था, कोई रोक टोक उसके आगे नहीं थी, जो वो करता था वो कर सकता था। देश का धर्म हुआ, देश के लोग हुए, सब लोग उसके अधीन हुआ करते थे। देश में सामंत यानी कि जमींदार लोग और देश के चर्च के लोग और आप देखते हैं कि राजा, ये तीनों मिलकर देश को लूट रहे थे और बड़े समय तक ये क्या कर रहे थे, किसानों को परेशान कर रहे थे। और आप देखते हैं कि पूरे तौर पर जनता को परेशान करने का काम ही इन लोगों के द्वारा पूरे तौर पर देश में हो रहा था। अगला सवाल है कि आपको यहां से कहा जा रहा है कि आपको 2 सूचियां बनानी है। एक सूची में आपको बताना है कि जो फरवरी में क्रांति हुई थी, फरवरी के महीने में साल 1917 की जो क्रांति हुई थी वो, और उसके बाद अक्टूबर में जो क्रांति हुई थी उसकी जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो आपको बतानी है। उस क्रांति का चित्र आपके सामने है। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि 22 फरवरी 1917 को एक फैक्ट्री में बंद कर दिया जाता है, फैक्ट्री में ताला लगाया जाता है। अब जब ये ताला लगा दिया जाता है, इस फैक्ट्री को बंद किया जाता है, तो लोग जो थे इसका विरोध करते हैं, मजदूर लोग, और वो सड़कों पर आ जाते हैं और सड़कों पर कर्फ्यू लगा दिया जाता है। कर्फ्यू का मतलब कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। फिर 25 फरवरी को जो ड्यूमा थी, जो राजा का मार्गदर्शन करती थी कि किस तरीके से देश को चलाना है, उसको समाप्त कर देता है जार निकोलस। जनता में गुस्सा आ जाता है। 27 फरवरी को देश के अंदर मजदूर लोग और सैनिक लोग मिलकर अपना एक समूह बनाते हैं जिसे पेट्रोग्राद सोवियत कहा जाता है। 2 मार्च को राजा घबरा जाता है इन लोगों से और वो देश को छोड़ देता है और अंतरिम सरकार को देश को चलाने की जिम्मेदारी दी जाती है। फरवरी के बाद अंतरिम सरकार क्या करती है दोस्तों, देश को चलाती है। लेकिन आप देखते हैं कि देश में राजतंत्र तो खत्म हो जाता है, लेकिन जो ये अंतरिम सरकार होती है वो कुछ बेहतरीन काम आप देखते हैं कि इस कालखंड के अंदर नहीं करती। फिर अक्टूबर में क्रांति होती है साल 1917 में, और ये 16 अक्टूबर को शुरू होती है। लेनिन जो था वो अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी एक सेना बना लेता है और ये सेना क्या करती है, 24 अक्टूबर को आ जाती है। एक तरफ होती है अंतरिम सरकार की सेना, देश की सेना, और एक तरफ लेनिन की अपनी पार्टी के लोग। ये सभी लोग मिलकर क्या करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, जिसमें लेनिन के लोग भारी पड़ते हैं, समाजवादी लोग, और ये पूरे शहर पर कब्जा करते हैं। बहुत सारे मंत्रियों को पकड़ा जाता है, मंत्री कुछ खुद भी आत्मसमर्पण कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, डर जाते हैं, और फिर धीरे धीरे देश की पावर पूरे तौर पर समाजवादियों के पास आ जाती है और अक्टूबर क्रांति के बाद देश पर समाजवादियों का कब्जा हो जाता है। और फिर ये साल 1920 में बड़े तौर पर देश को जीतने की कोशिश करते हैं और पूरे देश में समाजवाद को फैलाने की कोशिश करते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित के बारे में बताइए। अब ये कुलक कौन होते हैं, है ना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आपसे पूछा जा रहा है कि कुलक लोग कौन है। तो जो धनी किसान होते थे रूस के अंदर, जो अमीर किसान थे जिनके पास बड़ी बड़ी अनाज के भंडार हुआ करते थे, उनको कुलक कहा जाता था। और स्टालिन का मानना था कि भैया जी ये जो कुलक लोग हैं ना, ये अनाज को जमा करके रखते हैं और ये सामूहिकीकरण के खिलाफ है। इसीलिए वो कुलकों के जो आप देखते हैं कि कारखाने होते थे या फिर जो भंडार गृह होते थे, उनको उन पर छापे मारता था और कुलक लोगों की जमीनों को स्टालिन ने क्या कर लिया था, छीन भी लिया था। अगला सवाल है कि ड्यूमा क्या है। दोस्तों ड्यूमा आप देखते हैं कि एक समूह था और ये समूह आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर साल 1905 में सबसे पहले बनाया गया था, जब रविवार की क्रांति होती है, खूनी रविवार की। और आप देखते हैं कि खूनी रविवार के बाद लोगों ने ये कहा था कि देश में राजा को समझाने के लिए ग्रुप होना चाहिए जिसे ड्यूमा कहा जाता है, जिसे शुरुआत में तो जार निकोलस ने अपना लिया लेकिन बाद में इसको समाप्त कर दिया। ये ड्यूमा के लोग आपको दिख रहे हैं और यहां पर ये रहा जार निकोलस। अगला सवाल है कि साल 1900 से साल 1930 इन 30 सालों में महिला कामगारों की स्थिति रूस में कैसी थी। तो रूस में आप देखते हैं कि महिला जो काम करने वाले मजदूर थे उनकी संख्या बहुत तेजी के साथ धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखती है। देश के अंदर जितने भी कारखाने रहे थे उसमें बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति होती है। और जब देश में साल 1914 से साल 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध होता है तो मर्दों को, पुरुषों को तो युद्ध में भेज दिया जाता है लड़ने के लिए, तो देश में फैक्ट्रियों में काम करने के लिए आप देखते हैं कि महिलाओं को ही आगे आना पड़ता है। और रूस में साल 1918 के बाद बड़ी संख्या में महिलाएं ही फैक्ट्री के अंदर बड़े स्तर पर हमें दिखती हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि उदारवादी ये लोग कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए उदारवादी लोग रूस में एक ऐसा समूह था जो मुख्य तौर पर आपको दिखता है कि बदलाव लाना चाहते थे ये लोग, और ये हर धर्म का सम्मान करते थे, मगर ये जन्म के आधार पर जो मिले हुए स्पेशल अधिकार थे उनको पसंद नहीं करते थे।
इनका मानना था कि देश में सब समान है, कोई अगर अमीर घर में पैदा होगा तो उसको ज्यादा अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारे उदारवादी लोग थे, इनका मानना था कि देश में चुनाव होने चाहिए, है ना, लोकतंत्र होना चाहिए। लेकिन ये भी कहते थे कि भैया जी सिर्फ पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, महिलाओं का नहीं। और ये देश में स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करते थे। तो उदारवादी कौन थे, उनके बारे में हमने समझा। अगला सवाल है कि स्टालिन का सामूहिकीकरण क्या है, इस पर आपको टिप्पणी करनी है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पेपर में बहुत बार बनता है दोस्तों। तो ये जो स्टालिन था दोस्तों, आप सभी को पता है कि लेनिन के जाने के बाद स्टालिन राजा बनता है, शासक बनता है, और ये सामूहिकीकरण की बात करता है। साल 1929 में ये सामूहिकीकरण की शुरुआत करता है, जिसके तहत ये किसानों से कहता है कि भैया जी आपको ना इकट्ठे होकर मिलकर कोल खोज पर काम करना। कोल खोज मतलब सामूहिक खेत, बहुत बड़ा खेत, और इसी खेत के अंदर सबको मिलकर काम करना होगा, और ये करना ही होगा, इसके लिए बाध्य किया करता था। और वो कहता है कि तुम अब जमीन के मालिक नहीं हो, जमीन का मालिक तो अपुन है, लेकिन तुम्हें उस खेत पे काम करने का थोड़ा बहुत अनाज मिल जाएगा। हाँ, तुम हमसे औजार ले सकते हो। तो औजार देता था, और औजार के बदले उनको थोड़ा बहुत आप देखते हैं कि मेहनताना दे दिया करता था। जनता जो पहले ज़मीनों के मालिक बनाई गई थी, जब उनसे ज़मीनें छीनी जाती हैं तो वो उसका विरोध करती हैं और गुस्सा जताती हैं। और जो लोग क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं और खेती ना करने के लिए अपने जानवरों को मार देते हैं कि हमारे जानवर ही नहीं है, हम अब खेती कैसे करेंगे। तो इसका आप देखते हैं कि लेनिन बहुत विरोध करता है। और सामूहिकीकरण से जो लेनिन को लग रहा था कि जो अनाज की समस्या थी वो हल हो जाएगी, लोग इस बात को पसंद नहीं करते हैं कि देश की सरकार ने हमारी ही संपत्ति को छीन लिया है। देश में अनाज की जो किल्लत थी वो और बढ़ जाती है। और इसी समय में हम देखते हैं कि साल 1930 से 33 में बड़ी संख्या में अकाल पड़ता है, जिससे 40 लाख लोग आपको रूस के अंतर्गत मरते हुए दिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक तो हमने आप सभी के साथ मुख्य तौर पर ये जो पूरा का पूरा चैप्टर रहा है, इसकी पूरी कहानी को आप सभी के सामने रखा है। बढ़ते हैं आगे, और आप सभी के सामने अब हम लोग इस चैप्टर से संबंधित जो हमारे क्विज के क्वेश्चंस होंगे उसको एक एक कर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तैयार हो जाते हैं दोस्तों। सबसे पहला सवाल है कि सोवियत संघ की स्थापना लेनिन बोल्शेविक पार्टी के द्वारा कब हुई थी, है ना, कि जो हमारा सोवियत संघ है वो कब बना था। पहले इसका नाम था रूसी साम्राज्य, और आप सभी को पता है कि रूसी साम्राज्य को हटाकर जब पूरे के पूरे समाजवादियों ने पूरे रूस पर कब्जा कर लिया था, तो उन्होंने देश का नाम बदलकर USSR, है ना, जिसे हिंदी में सोवियत संघ कहा जाता है, किया था, और वो दिसंबर 1922 के अंतर्गत हुआ था। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि रूस में गृह युद्ध के दौरान किस शक्तियों ने रेड्स का विरोध किया था। ये जो रेड्स थे, इनका विरोध किसने किया था। रेड्स लोग कौन थे दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो विरोध कर रहे थे, है ना, जो विरोध कर रहे थे किसका, आपको दिखता है मुख्य तौर पर रेड्स वो लोग थे जो मुख्य तौर पर आपको दिखता है कि समाजवादियों का विरोध कर रहे थे, उनको रेड्स कहा गया था। ठीक है, जी हाँ, है ना, और जो समाजवाद को पसंद कर रहे थे उन्हें ग्रीन्स कहा गया था। और तो आपको पता है कि ये जो रेड्स लोग थे, और उसी के साथ साथ आपको दिखता है कि ये जो व्हाइट्स लोग थे, व्हाइट्स लोग मतलब जो राजतंत्र को पसंद करते थे, तो राजतंत्र वाले लोग और समाजवाद को नफरत करने वालों, ये दोनों एक साथ हो गए थे, है ना। तो आपको दिखता है कि रेड्स और ग्रीन्स मिलकर इकट्ठे हो गए थे, और इन्होंने शुरुआत कर दी थी किसके खिलाफ, समाजवादियों के खिलाफ। ऑप्शन बी जो है दोस्तों वो दिखता है कि हमारा बिल्कुल सही बनता है। अगला है कि साल 1917 में सैनिक क्रांतिकारी समिति का नेता किसे बनाया गया था। तो साल 1917 में आप देखते हैं कि जो आप देखते हैं कि एक सैनिक क्रांतिकारी संगठन बनाया गया था, उसका नेता कौन था, ट्रॉट्स्की, लेनिन, मार्क्स या फिर एंजल्स। तो जो ट्रॉट्स्की था, है ना, उसे ही जिम्मेदारी दी गई थी कि भैया तुम्हें अक्टूबर के अंतर्गत देश में क्रांति करनी है, सैनिकों की तैयारी करनी है ना, लेनिन ने आदेश दिया था उसको। अगला सवाल है कि कब बोल्शेविकों ने पूरे रूसी साम्राज्य पर पुनः नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। तो किस समय हम देखते हैं कि रूसी लोगों ने, रूस के अंदर जो समाजवादी लोग थे, उन्होंने पूरे रूस पर कब्जा करने की शुरुआत बड़े स्तर पर शुरू की, दिसंबर के महीने में, जनवरी में, है ना, जनवरी 1920 में इस काम को वो करना शुरू करते हैं। रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। तो रूस के अंदर सबसे पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, ये आंसर आपको कमेंट में करके देना है दोस्तों। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि रूस में सबसे पहली हर 5-5 साल के लिए जो उन्होंने पंचवर्षीय योजना शुरू की थी वो कब हुई थी, वो आपको बतानी है। 4 ऑप्शंस आपके सामने है। अगला सवाल है कि कुलक से आप लोग क्या समझते हैं, है ना। तो कुलक सेना के अच्छे हालात, किसान के अच्छे हालात, राजा के अच्छे हालात या फिर रानी के अच्छे हालात। तो जो वो लोग थे
जो मजबूत किसान थे, जो अमीर किसान थे, किसानों की अच्छी स्थिति को ही हम लोग कुलक कहते थे। जो मजबूत किसान थे उन्हें रूस में कुलक पुकारा जाता था। अगला है कि काल खोज क्या है। रूस में काल खोज का मतलब क्या था। ये जो काल खोज है दोस्तों, इसका मतलब क्या था कि सामूहिक खेती, कि सब लोग मिलकर खेती करेंगे, इसी को काल खोज के नाम से पुकारा जाता था। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही बनता है। अगला सवाल है कि सोवियत संघ का सबसे बड़ा अकाल किस कालखंड के अंतर्गत पड़ा। सोवियत संघ जो था दोस्तों, जिसे हम लोग यूएसएसआर भी कह रहे हैं, साल 1922 में इसको नाम मिल गया था। इसका सबसे बड़ा अकाल 30 से 33 में पड़ा था, जिसमें लगभग 40 लाख लोगों का जो जीवन था आप देखते हैं कि वो समाप्त हो गया था। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अवधि क्या है। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला। दूसरा विश्व युद्ध आप देखते हैं कि 1939 से 1945 तक चला दोस्तों, है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें रूस भी जीत गया था। और अगला सवाल है कि रूस का शासक कौन था। रूस का शासक कौन रहा। जोसेफ स्टालिन, व्लादिमीर लेनिन, जार निकोलस। जी हाँ, जो जार निकोलस था वो तो कब तक शासक रहा था दोस्तों, अक्टूबर 1917 तक शासक रहा था। ठीक है, सॉरी अक्टूबर में नहीं, आपको दिखता है कि ये 2 मार्च 1917 तक शासक था जार निकोलस। फिर हम देखते हैं उसके बाद लेनिन भाई साहब आते हैं, और लेनिन भाई साहब साल 1924 तक रहते हैं, अपनी मृत्यु तक। और उसके बाद आप देखते हैं स्टालिन आता है 1953 तक, वो अपनी मृत्यु तक शासक बना रहता है रूस का। तो ये तीनों ही थे, उपरोक्त सभी। यहां तक हमने आप सभी के साथ अपनी आज की क्लास के सभी क्वेश्चंस को किया। आखिरी सवाल है कि रूस में जो इस्लाम धर्म में परिवर्तन लाने वाले लोग थे उनको क्या कहा जाता था। तो रूस के अंदर जो इस्लाम धर्म में आधुनिकीकरण करना चाह रहे थे, बदलाव लाना चाह रहे थे, उनको जदीदी कहा जाता था, है ना। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही बनता है। तो हमारी आज की क्लास में हमने किन चीज़ों को पढ़ा, एक बार क्विकली उसको देख लेते हैं। हमने गृह युद्ध, समाजवादी समाज का निर्माण, स्टालिन का जो स्टालिनवाद था और सामूहिकीकरण, रूसी क्रांति का दुनिया में क्या प्रभाव पड़ा, और इस चैप्टर के सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे थे उनको डिस्कस किया। तो दोस्तों उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी आज की ये क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। हमारा ये जो पूरा चैप्टर था ये ख़त्म होता है। अब आप लोगों से मुलाकात होगी किसी नए चैप्टर में, और उस चैप्टर की बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आप सभी के सामने पूरी कहानी को प्रस्तुत करेंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।